नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो शहर में रहने वाले लगभग हर व्यक्ति को प्रभावित करता है, लेकिन जिसके बारे में भ्रम बहुत है। हाउसिंग सोसाइटियों पर लगने वाला जीएसटी। हमारे एक श्रोता ने हमें कुछ सरकारी दस्तावेज भेजे और कहा कि इन्हें समझने में उनकी मदद की जाए। ये बहुत ही आम समस्या है। मेंटेनेंस बिल आता है, उसमें जीएसटी का कॉलम होता है और लोगों के मन में पहला सवाल यही उठता है कि भाई हमारी अपनी सोसाइटी जो हम सब मिलके चलाते हैं वो सरकार को टैक्स क्यों दे रही है। बिल्कुल। तो चलिए आज इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। मान लीजिए अंजलि नाम की एक निवासी है। उन्हें अपना मेंटेनेंस बिल मिलता है और पहली बार उसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है। वो हैरान है। उनका पहला सवाल शायद यही होगा कि हमारी सोसाइटी कोई मुनाफा कमाने वाली कंपनी तो है नहीं, फिर हम पर ये बिजनेस टैक्स क्यों? जीएसटी कानून की बुनियाद में छिपा है। कानून की नजर में एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को भी एक व्यक्ति यानी पर्सन माना जाता है। हाँ बिल्कुल, एक पर्सन माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी इंसान या कंपनी को। और जब ये व्यक्ति यानी सोसाइटी अपने सदस्यों से पैसे लेकर उन्हें सेवाएं देती है, जैसे सिक्योरिटी, सफाई, लिफ्ट, तो उस लेन देन को सप्लाई मान लिया जाता है। एग्जैक्टली उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाता है। एक मिनट, यहाँ मुझे रोक कर समझना है। मतलब कानून ये कह रहा है कि सोसाइटी का अपने ही सदस्यों की सेवा करना भी एक तरह का व्यापार है। ये तो वो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी के खिलाफ लगता है, जहां माना जाता है कि कोई खुद से ही व्यापार नहीं कर सकता। आपने बहुत ही सटीक कानूनी मुद्दा उठाया है। पहले के टैक्स कानूनों में हाँ, इसी प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी के आधार पर सोसाइटियों को अक्सर छूट मिल जाती थी, लेकिन जीएसटी कानून में इस पर पूरी स्पष्टता लाई गई। अच्छा। जी, जीएसटी एक्ट में साफ तौर पर लिखा है कि किसी भी क्लब या एसोसिएशन द्वारा अपने सदस्यों को दी गई सुविधाएं सप्लाई मानी जाएंगी। इस एक लाइन ने पुरानी सारी बहस को खत्म कर दिया और हाउसिंग सोसाइटियों को जीएसटी के दायरे में लाने का रास्ता साफ कर दिया। मतलब इरादा मुनाफा कमाना हो या ना हो, अगर सेवाओं का लेन देन है तो वो एक बिजनेस गतिविधि है। हाँ, कानून की नजर में तो यही है। अच्छा, तो ये एक जानबूझकर किया गया कानूनी बदलाव है, ये कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो अब अंजलि ये तो समझ गई कि उसकी सोसाइटी कानूनी तौर पर जीएसटी के दायरे में क्यों आती है। अब वो अपने बिल को देखती है और उसे दोस्तों से पता चलता है कि सब कुछ 7,500 रुपए के एक आंकड़े के इर्द गिर्द घूमता है। ये 7,500 रुपए का क्या चक्कर है? ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है और ज्यादातर लोगों के लिए जीएसटी लगेगा या नहीं, ये इसी पर निर्भर करता है। सर्कुलर 109/2019 के अनुसार सरकार ने एक छूट दी है। अगर किसी एक फ्लैट का मासिक मेंटेनेंस चार्ज 7,500 रुपए तक है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, ये एक तरह की राहत की सीमा है। 7,500 रुपए तक आप सुरक्षित हैं। बिल्कुल ठीक है, ये तो सीधा लगता है, लेकिन मुझे इसमें एक पेच नजर आ रहा है। मान लीजिए अंजलि का मेंटेनेंस 8,000 रुपए है, जो सीमा से सिर्फ 500 रुपए ज्यादा है। तो सामान्य तर्क तो यही कहता है कि जीएसटी सिर्फ उस अतिरिक्त 500 रुपए पर लगना चाहिए। क्या वाकई ऐसा होता है? नहीं, और यहीं पर ज्यादातर लोग और कई बार तो अकाउंटेंट्स भी गलती कर बैठते हैं। ये छूट एक क्लिफ एग्जेम्पशन है। क्लिफ यानी खाई। खाई। हाँ, इसका मतलब है कि जब तक आप 7,500 रुपए की सीमा पर खड़े हैं, आप सुरक्षित हैं। जैसे ही आपने 1 रुपया भी ज्यादा का कदम बढ़ाया, आप पूरी रकम के साथ खाई में गिर जाते हैं। यानी अगर मेंटेनेंस 8,000 रुपए है, तो जीएसटी पूरे 8,000 पर लगेगा, ना कि सिर्फ 500 रुपए पर। अरे, ये नियम तो थोड़ा अजीब और अनुचित नहीं लगता? सिर्फ 1 रुपए के फर्क से किसी पर अचानक 18% का पूरा टैक्स लग जाए, ये तो बहुत बड़ी सजा जैसा है। आपका सवाल जायज है। इसके पीछे आमतौर पर 2 वजह होती हैं। पहले, प्रशासनिक सरलता। अगर सिर्फ अतिरिक्त राशि पर टैक्स लगता तो हर बिल की गणना जटिल हो जाती। और दूसरा, ये नियम सोसाइटियों को एक तरह से प्रोत्साहित करता है कि वे अपना मेंटेनेंस 7,500 रुपए के अंदर ही रखें, ताकि ज्यादातर मध्यम वर्ग के निवासियों पर टैक्स का बोझ ना पड़े। अच्छा, ये एक तरह का अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। सही पकड़ा आपने। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। 7,500 रुपए और 7,501 रुपए में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। अब मैं अंजलि की जगह खुद को रखकर सोचता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो एक बहुत छोटी, सिर्फ 20 फ्लैट वाली सोसाइटी में रहता है। उनका मेंटेनेंस 8,500 रुपए है।
फिर भी वे कोई जीएसटी नहीं देते, ये कैसे मुमकिन है? क्या वे नियम तोड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। यहीं पर दूसरा बड़ा फिल्टर आता है। जीएसटी लगने के लिए 2 शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहली तो वो 7,500 वाली शर्त है, और दूसरी शर्त पूरी सोसाइटी पर लागू होती है। वो ये है कि सोसाइटी का कुल सालाना टर्नओवर, यानी सभी स्रोतों से होने वाली कुल आमदनी? हाँ, वो 20 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी सोसाइटी का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, तो उसे जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने की ही जरूरत नहीं है। और जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो वो जीएसटी वसूल ही नहीं सकती। भले ही हर फ्लैट का मेंटेनेंस 10,000 रुपए क्यों ना हो? जी हाँ, भले ही मेंटेनेंस कितना भी हो। ओह, तो ये एक 2 स्तरीय जांच है। मतलब अंजलि की सोसाइटी को जीएसटी वसूलने के लिए उसके फ्लैट का मेंटेनेंस भी 750 रुपए से ज्यादा होना चाहिए और पूरी सोसाइटी की सालाना आमदनी भी 20 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर दोनों में से एक भी शर्त पूरी नहीं होती तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये छोटी सोसाइटियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि वे अक्सर इस 20 लाख रुपए की सीमा से नीचे रह जाती हैं और इस झंझट से बच जाती हैं। ये तो साफ हुआ। चलिए अब बिल की डिटेल्स में थोड़ा और उतरते हैं। इस 750 रुपए की गिनती में क्या क्या शामिल होता है? क्योंकि मेंटेनेंस बिल में तो कई चीजें होती हैं, सिंकिंग फंड, पार्किंग चार्ज, प्रॉपर्टी टैक्स। क्या इन सबको जोड़ा जाता है? नहीं, यहाँ भी एक जरूरी नियम है। जीएसटी बुकलेट के अनुसार कुछ शुल्क जो सोसाइटी सिर्फ एक प्योर एजेंट के तौर पर इकट्ठा करती है, उन्हें इस गिनती में नहीं जोड़ा जाता। प्योर एजेंट मतलब एक तरह का डाकिया? हाँ, कह सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर सोसाइटी आपसे प्रॉपर्टी टैक्स या बिजली का बिल, जो सीधे सरकारी विभाग से आता है, वो लेकर बिना किसी बदलाव के आगे जमा कर देती है, तो उन राशियों को मेंटेनेंस चार्ज का हिस्सा नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो प्रॉपर्टी टैक्स और पानी बिजली का बिल इस 750 रुपए में नहीं गिना जाएगा? जी, लेकिन जो शुल्क सीधे तौर पर सोसाइटी की सेवाओं से जुड़े हैं, वो सब गिने जाएंगे। जैसे कि सामान्य रिपेयर और मेंटेनेंस का पैसा, भविष्य की मरम्मत के लिए जमा होने वाला सिंकिंग फंड। कार पार्किंग चार्ज? हाँ, कार पार्किंग चार्ज, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज और देर से भुगतान पर लगने वाला ब्याज, इन सबको मिलाकर अगर रकम 7,500 रुपये पार करती है, तो जीएसटी लगेगा। ठीक है, एक और व्यावहारिक स्थिति। मान लीजिए अंजलि के पति के नाम पर उसी सोसाइटी में एक और फ्लैट है। एक का मेंटेनेंस 7,000 रुपए है और दूसरे का भी 7,000 रुपए। तो क्या उनके लिए ये सीमा 14,000 रुपीज मानी जाएगी? नहीं, सर्कुलर में ये साफ किया गया है कि ये छूट प्रति सदस्य प्रति माह है, और यहाँ हर फ्लैट को एक अलग सदस्य या यूनिट माना जाता है। तो उनके दोनों फ्लैटों पर 7,500 रुपए की छूट अलग अलग मिलेगी। अच्छा। तो चूंकि दोनों ही फ्लैट व्यक्तिगत रूप से सीमा के अंदर हैं, इसलिए दोनों पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बिल्कुल, भले ही कुल बिल 14,000 रुपए हो। ये तो बहुत से लोगों के लिए बड़ी राहत की बात होगी। अच्छा, अब मान लेते हैं कि अंजलि की सोसाइटी पर जीएसटी लगता है, तो इसकी दर क्या है और गणना कैसे होगी? मौजूदा नियमों के अनुसार हाउसिंग सोसाइटी की सेवाओं पर जीएसटी की दर 18% है। गणना सीधी है, जैसा हमने पहले माना था। अगर मेंटेनेंस 9,000 रुपए है, तो जीएसटी पूरे 9,000 रुपए पर 18% की दर से लगेगा, जो होता है 1,620 रुपए। तो अंजलि को कुल 9,000 रुपए प्लस 1,620 रुपए, यानी 10,620 रुपए का भुगतान करना होगा। ये सब सुनने में ऐसा लगता है कि इससे सिर्फ सदस्यों पर आर्थिक बोझ ही बढ़ रहा है। क्या जीएसटी सिस्टम में आने का सोसाइटी को कोई फायदा भी है, या ये सिर्फ एक तरफा बोझ ही है? हाँ, एक बहुत बड़ा फायदा है जिसे समझना जरूरी है। इसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी। आईटीसी ये शब्द बहुत सुना है, लेकिन हमेशा अब थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। क्या आप इसे आसान भाषा में समझा सकते हैं? जरूर। आईटीसी को आप एक तरह का कैशबैक या डिजिटल वॉलेट क्रेडिट समझ सकते हैं। देखिए, सोसाइटी अपने सदस्यों से तो जीएसटी लेती है, लेकिन वो खुद भी तो बहुत सी चीजों पर जीएसटी चुकाती है। जैसे सिक्योरिटी एजेंसी को दिए जाने वाले पैसे पर, हाँ, या लिफ्ट की सालाना मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट पर, जनरेटर के लिए डीजल खरीदने पर, या किसी प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन की सेवाओं पर। इन सभी खर्चों में जीएसटी शामिल होता है। अच्छा। अब सरकार कहती है, सोसाइटी आपने जो भी जीएसटी इन खर्चों पर चुकाया है, उसे हम आपके एक क्रेडिट वॉलेट में जमा कर देते हैं। अगली बार जब आपको अपने सदस्यों से इकट्ठा किया हुआ जीएसटी हमें चुकाना हो, तो आप पहले इस वॉलेट के पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इससे असल में सोसाइटी की जेब से कम पैसा जाता है और उसकी लागत घटती है। वाह, तो ये एक तरह का हिसाब बराबर करना है। जो टैक्स सोसाइटी ने अपनी खरीद पर दिया, वो उसे अपनी बिक्री मतलब मेंटेनेंस पर मिले टैक्स से एडजस्ट कर सकती है। इससे तो सोसाइटी का खर्च कम होना चाहिए। बिल्कुल। और लंबी अवधि में इसका फायदा सदस्यों को ही मिलता है, क्योंकि इससे मेंटेनेंस चार्ज को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। मैंने एक सोसाइटी का केस देखा था जहां उनके अकाउंटेंट ने कई सालों तक इस नियम को गलत समझा। जब टैक्स डिपार्टमेंट का ऑडिट हुआ तो उन्हें ब्याज और पेनल्टी के साथ लाखों रुपए का नोटिस आ गया। अरे बाप रे, ये किस्सा तो डराने वाला है, लेकिन ये इस चर्चा के महत्व को भी दिखाता है। बस आखिरी सवाल, इन सभी नियमों और 7,500 रुपए की छूट का जिक्र किस सरकारी दस्तावेज में है, ताकि कोई इसे खुद पढ़ना चाहे? ये छूट नोटिफिकेशन नंबर 122017 सेंट्रल टैक्स रेट में दी गई है। इसके सीरियल नंबर 77C में ये साफ साफ लिखा है। बहुत बढ़िया। तो इन सभी स्रोतों के विश्लेषण के बाद अगर हमें अंजलि और बाकी श्रोताओं के लिए मुख्य बिंदुओं को दोहराना हो तो वे क्या होंगे? जरूर। संक्षेप में ये 6 बातें याद रखनी चाहिए। पहला, 7,500 रुपए प्रति फ्लैट प्रति माह तक के मेंटेनेंस पर कोई जीएसटी नहीं। ठीक है प्रिय। तीसरा, जीएसटी तभी लगेगा जब सोसाइटी का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा हो। ये दूसरा फिल्टर। जी। चौथा, प्रॉपर्टी टैक्स और पानी बिजली जैसे बिल जिन्हें सोसाइटी सिर्फ इकट्ठा करती है, उन्हें 7,500 की सीमा में नहीं गिना जाता। सही है। पांचवा, अगर एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा फ्लैट हैं, तो हर फ्लैट पर 7,500 की छूट अलग अलग लागू होगी। और आखिर में जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटी अपनी खरीद पर चुकाए गए जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकती है। शानदार। आज की इस चर्चा से बिल्कुल साफ है कि हाउसिंग सोसाइटी के जीएसटी नियम पहली नजर में जितने उलझे हुए लगते हैं, कुछ प्रमुख संख्याओं 7,500 और 20 लाख और उनके पीछे के तर्क को समझने के बाद काफी सीधे हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये भी दिखाता है कि कैसे एक व्यापक कानून के तहत अलग अलग तरह की संस्थाओं के लिए विशेष नियम बनाए जाते हैं, ताकि उन पर गैर जरूरी बोझ ना पड़े और व्यवस्था भी बनी रहे। इसी के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं, लेकिन हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जा रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था एक दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। एक तरफ हाउसिंग सोसाइटी आपसी सहयोग और सामुदायिक सुविधा के सिद्धांत पर बनती है, जिसे हम कम्युनिटी कहते हैं, लेकिन जीएसटी कानून उसे एक व्यावसायिक इकाई या बिजनेस के रूप में देखता है। ये आज के शहरी जीवन का एक दिलचस्प विरोधाभास है। हाँ, तो श्रोता इस पर विचार कर सकते हैं कि भविष्य में जब शहरी जीवन और भी ज्यादा सामुदायिक होता जाएगा, जब लोग बड़े बड़े टाउनशिप में रहेंगे, तो समुदाय और व्यापार के बीच की ये कानूनी रेखा और कितनी धुंधली या स्पष्ट होगी? क्या हमें सामुदायिक संस्थाओं के लिए एक पूरी तरह से अलग टैक्स व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी? इस पर सोचिएगा जरूर।